तो अपन वराहपुट की बात कर रहे थे। तो वराहपुट का उपयोग कहाँ किया जाता था? अभ्रक भस्म, ताम्र, रजत, स्वर्ण मासिक भस्म बनवाने के लिए जो है इसका वराहपुट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला आता है अपना गजपुट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पुट जो है अग्नि का प्रमाण है। तो यहाँ पे कंडों की संख्या के बेस पे जो है पहले के आचार्य अग्नि डिसाइड करते थे। जैसे यहाँ पे वराहपुट में 500 वन्योपल लिए हैं, गजपुट में कितने लेते थे? 1000 वन्योपल। उससे ज़्यादा अग्नि देनी हो तो वो महापुट का यूज करते थे। महापुट में कितने वन्योपल होते थे? 1500। तो इस प्रकार से जो है अग्नि प्रमाण बढ़ाने के लिए वो वन्योपलों की संख्या बढ़ाते थे। ठीक है। तो अपने गजपुट की अगर बात करें तो गजपुट में क्या लिख रखा है? राजहस्त यानी 30 अंगुल। वराहपुट में 22 अंगुल था, एक अरत्नी, और यहाँ पे एक राजहस्त यानी 30 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा किया। उसमें 750 वन्योपल तो नीचे डाले, है ना। फिर उसके बाद अपना वो शराव संपुट या मूषा रखी। फिर जो है ऊपर से 250 वन्योपल भर दिए। फिर उसके बाद अग्नि द्वारा पाक किया। इसे गजपुट कहते हैं। ठीक है। इसमें 1000 उपलों की आवश्यकता होती है। फिर अगला आता है महापुट। महापुट में और थोड़ी साइज बढ़ा दी, यानी 2-2 हस्त का लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा किया है। यहाँ पे 2 हस्त मतलब 48 अंगुल या 91 सेंटीमीटर अपन बोल सकते हैं। तो 2 हस्त लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद कर उसमें 1000 पुट तो 1000 वन्योपल तो नीचे, फिर शराव संपुट, फिर ऊपर 500 वन्योपल रखकर अग्नि प्रज्वलित की। इसे महापुट कहा जाता है। लोह, अभ्रक, ताम्र आदि द्रव्यों की भस्म बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला आता है कुंभपुट। कुंभपुट में क्या होता था? ज़्यादा कुछ नहीं, कुंभ मतलब घड़ा। उसमें क्या करते थे? घड़ा लेते थे, उसके अंदर क्या होता था? क्या बोलते हैं, तुष भर दिया। फिर उसमें सराव संपुट भर देते रख देते थे, जिस भी अपन को भस्मीकरण करना है जिस भी द्रव्य का, और फिर उस तुष में आग लगा देते थे। तो घड़े के अंदर ही आग लगती रहती थी और फिर बाद में वो जब आग बुझ जाती थी तो वो भस्म तैयार हो जाती थी। जो थोड़े हल्के द्रव्य हैं, हड़ताल, सोमल जैसे, उनकी भस्म बनाने के लिए कुंभपुट का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है। फिर आगे आता है बालू का पुट। बालू का पुट में क्या है? औषधि युक्त मूषा के ऊपर नीचे की ओर से प्रतप्त बालूका से ढककर जो पुट दिया जाता है उसे बालू का पुट कहते हैं। बालू का पुट कुछ नहीं है कि उसमें क्या करते हैं? बालू मिट्टी को एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? जो है पहले बालू बिछा दी, गर्म बालू, फिर उसके ऊपर वो सराव संपुट, फिर उसके ऊपर वापस बालू बिछा दी। इस प्रकार से जो पाक करते थे उसको बालू का पुट कहते हैं। हड़ताल और सोमल, इन जो मृदु द्रव्य हैं, उनकी भस्म बनाने के लिए ही बालू का पुट का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर भूधर पुट। भूधर पुट क्या है? भूमि गर्त में औषध द्रव्य युक्त मूषा रखकर उसके चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी या बालू को रखकर ढक दिया जाता है। फिर ऊपर से वन्योपल द्वारा अग्नि दी जाती है। इसमें क्या किया गया है कि ये जैसे भूमि में अपन ने गड्ढा कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने जो भी है शराब संपुट ये रख दिया। फिर क्या किया अपन ने? शराब संपुट से 2 अंगुल ऊपर यहाँ पे पूरा ये पूरी क्या अपन ने क्या भर दी? बालू भर दी। ये सैंड है, ये अपना शराब है संपुट, शराब संपुट, ठीक है। फिर इसके ऊपर अपन ने क्या कर रख दिए? ये वन्योपल। इस प्रकार का जो है फिर इन वन्योपलों में अग्नि दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो पुट है वो क्या कहलाता है? भूधर पुट। समझ में आया भूधर पुट आपको? कि पहले अपन ने क्या किया? मिट्टी और भूमि में मूषा या फिर अपना शराब संपुट रखा, उससे 2 अंगुल ऊपर 2 तक मिट्टी या बालू से उसको ढक दिया। फिर उसके ऊपर अपन ने क्या रख दिए? कंडे रख दिए, और फिर उसके बाद उसमें अग्नि लगा दी। इस प्रकार से जो पाक किया वो भूधर पुट कहलाता है। पारद व शंखिया की भस्म बनाने के लिए जो है भूधर पुट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है लघु पुट। कपोत पुट ही एक तरह का लघु पुट है। वही है, एक छोटा गड्ढा खोद कर 8 वन्योपल द्वारा जो अग्नि दी जाती है वही कपोत पुट भी कहलाता है, और या लघु पुट अपन बोल सकते हैं। इस प्रकार से अपना पुट का टॉपिक पूरा होता है। ठीक है। अब पुट का एक बार मैं आपको और प्रभाव बताता हूँ कि पुट जरूरी क्यों है। तो पुट के प्रयोग से सबसे पहली चीज़ होती है दोषों की हानि। जो भी दोष उसमें मौजूद होते हैं, अग्नि क्या होती है? सब दोषों को भस्म करने वाली होती है। तो जो है जितने भी दोष हैं उनको दूर करने वाली, दोष हानि, हानि, ठीक है, दोष की हानि होना। फिर गुणोदय, गुण का उदय होना, यानी उसमें जो नए नए गुण हैं उनकी उत्पत्ति होना, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है? निरुद्धत्व,
अब भस्म बना रहे हैं आप धातुओं की, तो उसकी एक परीक्षा आपने पढ़ी है ना, निरुत्थ। तो वो निरुत्थत्व पाने के लिए भी पुट का इम्पोर्टेंस रहता है, अग्नि का इम्पोर्टेंस रहता है। फिर आता है दीपन। दीपन मतलब जो पारद वगैरह द्रव्य हैं उनकी जारण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है पुट देने पर। या अपन कह सकते हैं कि जो औषध है, जो मेडिसिन अपन बना रहे हैं उसकी एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो दीपन बोल सकते हैं। वारी तरत्व। वारी तरत्व क्या होता है कि वो जो है पानी पर तैरती है ना भस्म, वारीतर परीक्षा उसमें सक्सेस होती है, तो वारी तरत्व। रेखा पूर्णता आप जानते हैं कि वो अपन चुटकी क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच जब भस्म को दबाते हैं लेकर, तो वो क्या होती है, जो अपनी फिंगर प्रिंट्स हैं या रेखाएं हैं, सूक्ष्म रेखाएं, उनमें जाके फंस जाती है, तो वो रेखा पूर्णता। शीघ्र व्याप्ति। शीघ्र व्याप्ति मतलब जिस रोग के लिए अपन उसको ले रहे हैं मेडिसिन को, उस पर वो बहुत फास्ट एक्ट करती है, उस पर जल्दी एक्ट करने वाली होती है, शीघ्र व्याप्ति। सूक्ष्मता कि पुटपाक जब अपन देते हैं तो उससे बनने वाली भस्म बहुत फाइन होती है, तो सूक्ष्मता। ठीक है। अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब मेटल अपनी जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है उसको वापस नहीं पाता, तो वो अपुनर्भव। ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो ये सभी पुट के प्रभाव में लिखना है आपको, है ना। तो ये पुट का अपना टॉपिक पूरा होता है। अब अगला आता है मफल फर्नेस। अब पहले के ज़माने में क्या होते थे, पुट होते थे, ठीक है, और आज के टाइम में अपन होती है मफल फर्नेस। मफल फर्नेस क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर आप हज़ारों डिग्री टेम्परेचर तक उसको गर्म कर सकते हो। कुछ नहीं होता उसमें, फ्रिज जैसा ही अपना एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दो कई तरह के मफल फर्नेस पाए जाते हैं। कुछ होते हैं फ्रिज जैसे, जिनमें जो ये डोर मान लो आप, है ना, तो इसका जो अंदर वाला भाग है वहाँ पर कोटिंग होती है ऐसे एंटी थर्मल द्रव्यों की, और है ना अंदर जो है टेम्परेचर एक साथ जो दिया जाता है वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है पाइप के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे एक है ना मतलब रखने के लिए जगह होती है जहाँ पे आप मूशा वगैरह किसी को भी रख सकते हो। तो इस तरह से जो है मफल फर्नेस होता है, ठीक है। इसमें हज़ारों डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है, इसमें हर तरह की भस्म अपन तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए मफल फर्नेस की इम्पोर्टेंट है। तो क्या है मफल फर्नेस, यह बिजली द्वारा चलने वाली या गैस द्वारा चलने वाली भट्टी है, ठीक है। इसका आवरण स्टील से निर्मित होता है। कक्ष की दीवारों के अंदर समान रूप से ताप रहता है, मतलब ओवरऑल पूरे जो चैम्बर है उसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ये भट्टी ठोस धातु ग्लास को उच्च तापमान पर गर्म करने और धीरे धीरे शीतल करने में उपयोगी है। इसमें हीटिंग तत्व होता है, वो उच्च तापरोधी तत्व से निर्मित होता है। मैंने बताया ना, अंदर की जो कोटिंग होती है वो हैवीली रेसिस्टेंट होती है टेम्परेचर के, यानी जो अपना चैम्बर है उससे बाहर बिल्कुल हीट ना जा पाए, उस चैम्बर में जो हीट है वो लगातार बनी रहे, इसके लिए जो है वो मटेरियल होता है तापरोधी मटेरियल। इसमें टेम्परेचर स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है, मतलब इसमें बाहर एक रेगुलेटर टाइप होता है जिससे अपन टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि अपन को कितना टेम्परेचर पर जो है वो भस्म निर्माण करनी है। भट्टी ऊर्जा की खपत कम करती है और संचालन की लागत भी कम होती है। अब इसमें क्या है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। और जो एनर्जी लॉस है, अब चूँकि पुट में तो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी एनर्जी ले रहा है, क्यों, क्योंकि अग्नि लगेगी तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे भी उसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपन ने टेम्परेचर को एक चैम्बर के अंदर फिक्स कर दिया है, इसलिए कि इसने बोला है कि ऊर्जा की खपत कम होती है, ठीक है। तो ये है मफल फर्नेस। इसके उपयोग कहाँ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक नमूनों के भस्मीकरण में, शुष्कीकरण में, किसी द्रव्य को शुष्क करना हो उसमें, प्रज्वलन परीक्षा में, कि किसी धातुओं की जो प्रज्वलन परीक्षा है ना, जैसे कि हर मेटल की अब अलग अलग जो है फ्लेम होती है, उस फ्लेम को जानने के लिए, तो प्रज्वलन परीक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रस शास्त्रीय द्रव्यों, महारस, उपरस, साधारण रस आदि की भस्में बनाने में, ठीक है। ये मफल फर्नेस का यूज हो गया। आगे अपन चलते हैं, डीजल चालित आधारित भट्टी। मफल फर्नेस किससे चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी से या गैस से। वही काम अगर डीजल से हो तो उसको क्या बोलते हैं, डीजल भट्टी, ठीक है। यह भट्टी में डीजल जलने से ताप उत्पन्न होता है, कि डीजल जलता है एक तरफ और दूसरी तरफ वो उससे हीट जनरेट होती है। ये भट्टियाँ औद्योगिक उत्पादन में अनेक प्रक्रियाएं करने हेतु जो है आवश्यक होती हैं। भट्टी से उत्पन्न ताप का उसके आकार पर निर्भर करता है, जितनी बड़ी भट्टी उतना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर होगा। भट्टी के ताप को कम या अधिक किया जा सकता है, और भट्टी के ताप को प्रसारित करने के लिए एक ब्लोवर होता है। ब्लोवर क्या होता है, जो उसको क्या है आगे मूव करता है हीट को, हवा देने का काम, जैसे धोकनी होती है ना अपने चूल्हे के लिए, वैसे ही वो ब्लोवर होता है जो टेम्परेचर को आगे से आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है।
तो ताप को प्रसारित करने के लिए एक ब्लोवर होता है। इस प्रकार जो है डीजल आधारित भट्टी होती है। अब आता है अपना थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल सिद्धांत सर्वप्रथम थॉमस सीडबैक द्वारा दिया गया था। अब थर्मोकपल की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको अपन सीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो सीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है, वैज्ञानिक के नाम पर ही है। इसमें तापमान में उतार चढ़ाव होता है। तो एक कंडक्टर, मतलब इसमें दो तरह के वायर होते हैं। अब देखो, आपको मैं इसको समझाता हूँ, थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं आपको केवल मतलब समझा रहा हूँ इसका। थर्मोकपल का क्या होता है? थर्मोकपल दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और कपल। थर्मो मतलब टेम्परेचर, कपल मतलब यहाँ पे दो वायर यूज की गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों के बीच दो वायर लगाए जाते हैं। एक मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ए से शुरू हुआ और ये बी तक गया। ठीक है, दूसरा मैं बनाता हूँ ब्लू कलर से। ठीक है, इस दूसरा वायर क्या है, इसमें यहाँ से नीचे से गया और यहाँ तक दूसरा वायर जोड़ दिया। फिर क्या होता है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर T2 है। यहाँ मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मतलब हॉट एरिया है, और ये कोल्ड एरिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस मेटल के, वो शिफ्ट होते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ दूसरे साइड एंड पे, ए एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब दो डिफरेंट दोनों साइड चार्ज आने से तो क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन एक वोल्ट मीटर ऐड कर दे, ठीक है, वोल्ट मीटर ऐड कर दे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर दोनों में डिफरेंस है चार्ज में, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखाई देगा अपन को। ठीक है, तो वो है अपना वोल्टेज चेक करने के लिए, या थर्मल या टेम्परेचर डिफरेंस चेक करने के लिए जो अपन इसका यूज करते हैं, थर्मोकपल का। ये मैंने आपको सिद्धांत समझाया कि यहाँ पे दो डिफरेंट वायर यूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि दो अलग अलग वायर क्यों यूज किए? ठीक है, उसका आंसर ये है, मान लो मैं दोनों सेम मटेरियल यूज करता हूँ। ठीक है, सेम मटेरियल इन द सेंस, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, डायग्राम पे मत जाना। यहाँ पे भी मैंने यही मटेरियल, मान लो तांबे का तार लिया, और नीचे दूसरा मटेरियल भी मैंने तांबे का तार लिया। ठीक है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर, ये ए एंड ये बी एंड। अब मैं यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होंगे, लेकिन दोनों साइड जो है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ पे सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो जब आप इनका वोल्टेज चेक करोगे, दोनों का डिफरेंस वोल्टेज में, तो वो कितना आएगा, शून्य आएगा, जीरो आएगा। समझ गए यहाँ पे बात, कि अगर आप दोनों सेम सिमिलर वायर यूज करते हो, तो वहाँ जो वोल्टेज है, वहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है, आप पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सिमिलर वोल्टेज कितना आएगा, जीरो आएगा। इसलिए जो है वायरिंग दोनों की डिफरेंस रहती है। ये मैंने आपको इसका सिद्धांत समझाया, हालांकि इतना कुछ आता नहीं है आपको, थ्योरी में जो लिख रखा है नोट्स में वो मोर देन सफिशिएंट होगा। बट एक चीज़ है, मैं थोड़ा अपन पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर या थर्मोकपल काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान में उतार चढ़ाव होता है, तो दो कंडक्टर होते हैं, एक वोल्टेज उत्पन्न करता है और दूसरा वोल्टेज को मापने के लिए होता है। ठीक है, इन कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। तापमान में उतार चढ़ाव पर भिन्न वोल्टेज उत्पन्न करता है, कि जो टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस, उतना ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस अपन को प्राप्त होता है। सीडबैक के सिद्धांत पर आधारित थर्मोकपल तापमान के अंतर को मापने के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था, ये वोल्टेज डिफरेंस ही क्या होता है, अपने काम आता है टेम्परेचर डिफरेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, ये अपना थर्मोकपल का यूज हो गया। फिर आता है पायरोमीटर। ये आजकल आप बहुत देख रहे होगे रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे, वो एक गन जैसा दिखा देता है, थर्मल गन। ठीक है, कि टेम्परेचर चेक करते हैं स्किन का, वही ये पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्टिंग। आपने देखा होगा, आपके कोई वो आपके टेस्ट थोड़ी ना करते हैं, वो दूर से ही वो दिखा देते हैं स्किन को और टेम्परेचर देख लेते हैं कितना हुआ। तो नॉन कॉन्टैक्टिंग होता है, थर्मल विकिरण या जो थर्मल रेडिएशन है उसके ऊपर काम करने वाला होता है। इससे अपन क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम पर बेस्ड होता है, यानी जो कुछ है इसमें अपन को डिजिटल रूप में दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो अपना ऑप्टिकल सिस्टम थर्मल विकिरण को डिटेक्ट करके, और ये एक तरह से सेंट्रलाइज करता है और बाद में टेम्परेचर अपन को बताता है। ठीक है, पायरोमीटर और वस्तु के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सब आपको
प्रैक्टिकली भी पता है, जो जो स्टेशन वगैरह बस स्टैंड पे सब नहीं सफ़र किया होगा तो सबको आइडिया है इस चीज़ का। इसका उपयोग किस में करते हैं अपन? टेम्परेचर चेक करने में। कोई भी प्रोसीजर चल रहा है मान लो आपका, तो उस दौरान आपको टेम्परेचर चेक करना है कितना हुआ। अब ऐसा तो है नहीं आप आग में हाथ लगा के या थर्मोमीटर डाल के देखोगे, थर्मोमीटर ही जल जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो दूर से ही अपन थर्मल रेडिएशंस को मापते हैं। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। इससे अपन को टेम्परेचर का पता लगता है। ठीक है, तो ये अपना जो है थर्मोमीटर भी हो गया। इस तरह से अपना मेन जो है काफ़ी हद तक अपना सिलेबस कवर हुआ है अभी तक। अब है पारद टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक पार्ट ए का। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो अपन नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे से शुरू करेंगे। कल वाली क्लास में लूँगा वो छोटी होगी, उसमें मैं आपको अब तक जितना पढ़ाया है उसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, मतलब अपना क्वेश्चन आंसर का होगा कल का दिन, जिसमें अब तक जितना पढ़ा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ चुके पुराने पेपर में उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और आपको आंसर कैसे लिखना है मैं वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपसे भी पूछूंगा। तो कल है ना एक्टिव रहना, कल आंसर देने हैं आप लोगों को, कल शांत नहीं रहना, क्यों क्वेश्चन आंसर का है कल का दिन। ठीक है, कल क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं चलाऊंगा मैं, कोशिश क्योंकि मेरे को क्या है ट्रैवल करना होगा कल, तो इसलिए। तो आपको अभी तक समझ में आया है सबको? कोई डाउट थोड़ा ना है आज की क्लास में? बस हाँ बोलो। आपके पास ये जो बस सूर्यपुट बताया था, इसमें हाँ कहा था कि सूर्य की धूप में भावना देनी है जो स्वरस कषाय वगैरह से देते हैं, तो इसका इसका एक एग्जांपल नवनीत पिष्टी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, नवनीत आराम से पिष्टी हो के सकता बारे है। में कहा है, अर्कात पे तीव्र तरह ने हाँ मर दिया। बिल्कुल हो तो सकता है। मतलब बेसिकली बेसिकली ठीक है, अपन यहाँ तो पे मतलब हीट जो धूप दे की रहे हैं ना, सुनो, सूर्यपुट क्या है? पुट हम्म, क्या है? अग्नि है। अग्नि अपन किससे दे रहे हैं? अपन कंडों की अग्नि दे रहे हैं, या अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, या फिर चंद्रमा की रोशनी से दे रहे हैं, या सूर्य की रोशनी दे रहे हैं। आपने जो हीट है वो किस माध्यम से दी है उसके आधार पे नाम है। सूर्यपुट है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वही अपने हीट दे रही है, वही अपने हीट जनरेट करवा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे बस अपन आप मतलब धूप नॉर्मल की जैसे कोई भी प्रेजेंस में द्रव्य भावना की देना ही भावना दे के आप सूर्यपुट है। सुखाते हो ना, वो भी एक तरह से आप सूर्यपुट मान सकते हो। वो भी क्या है? गुणों में आदान ही कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बस मतलब सूर्यपुट एक प्रोसेस है हाँ, जिसमें अपन सूर्य धूप में की भावना देना। एनर्जी का यूज करते हैं द्रव्य को सुखाने में, द्रव्य के भस्म निर्माण में, या द्रव्य के कोई औषधि निर्माण में या मेडिकेशन निर्माण में। ठीक है, ठीक है, बस थैंक यू। पुट एनर्जी है। एनर्जी अपन किस माध्यम से ले रहे हैं? सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, या फिर कोई एक्सटर्नल जो है अपने कंडे वगैरह हो गए, या फिर आजकल मफल फर्नेस चल रहा है जिसमें डायरेक्ट हीट देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक को हीट में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो वो सब चीज़ें आ जाती है इसमें। ठीक है, और कोई ओके डाउट? बस। करें आज की क्लास एंड? कल मैं पहले ही कह रहा हूँ, आंसर देना, अभी तक जितना पढ़ा है सब पढ़ लेना, जिसने भी नहीं पढ़ा हो यस वो सर। भी पढ़ लेना। कल अपन क्वेश्चन आंसर जो जो पूछे गए हैं ना पुराने पेपर में वो सब डिस्कस कर लेंगे, ताकि साथ के साथ अपना क्या हो जाए, ये तैयार हो जाए टॉपिक पूरा अब तक का। ये बेसिक था, अब अपने मेन रसशास्त्र शुरू होगा। अब तक जो था ये फंडामेंटल चीज़ें चली आ रही थी, यंत्र उपकरण हो गए और परिभाषा वगैरह सब कुछ। अब अपना मेन जो है सिलेबस शुरू होगा रसशास्त्र का। ठीक है, चलो एंड करता हूँ मैं क्लास।